देखो, ये एक मौजज़ा है। वो लड़की जिस चीज को हाथ लगाती है वो सोने की बन जाती है। इस तरह की सुपर पावर्स हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा इतना उदास क्यों था? इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? जानते हैं आज की कहानी में वो आ फेरी टेल्स के साथ। एक दफा का जिक्र है तो रहमदिल बहन भाई सेथ और एलिडा साथ रहते थे। उनके माँ बाप फौत हो चुके थे और उनके लिए सहन और छोटा सा घर छोड़कर गए थे, मगर बदकिस्मती से बाग की मिट्टी बिल्कुल अच्छी ना थी। सेथ, अब हम क्या करें? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। हम इस बाग का जितना भी ख्याल कर लें ये ठीक नहीं हो सकता। हम क्या करें? एलिडा, इतना मत सोचो। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। उन्होंने हिम्मत ना हारी और अपने पास मौजूद सारे पैसे जमीन पे लगा दिए, यहाँ तक कि जालिम लैंडलेडी मार्था से उधार लिए हुए सब पैसे भी। मैडम, हम मुश्किल में हैं, क्या आप कुछ पैसे हमें उधार दे सकती हैं? क्यों नहीं, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। फिर भी हालात ना बदले। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहन भाइयों के पास कुछ भी ना बचा, बल्कि वो मकरूज हो चुके थे। मार्था के बंदे पैसे वापस लेने आए और घर का बहुत सारा सामान तोड़ दिया। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने जिंदा रहने के लिए जंगल से खाने ढूंढने का फैसला किया। एक दिन जब एलिडा जंगल में खाना ढूंढने जा रही थी, उसने एक दरख्त ढूंढा जो इस बंजर जमीन पर उगा हुआ था और उस पे लाल रंग के फल लगे थे और एक भालू उन्हें खा रहा था। ऐसा दरख्त इस बंजर जमीन पर कैसे उग सकता है? इस भालू को देखकर तो लगता है कि ये बहुत मजेदार फल है। हाँ? एलिडा भी बहुत क्यूरियस थी और ये फल चखना चाहती थी। ये जानकर कि ये फल बहुत मीठा है, उसने कुछ लड़ियां तोड़ी और अपने साथ घर ले आई। एलिडा फौरन ही दरख्त से शाखें लेकर घर आई ताकि उसे उगाए। खुशकिस्मती से दरख्त तेजी से बड़ा हुआ और फलों से भर गया। एलिडा, अब हमारे पास उम्मीद है। हाँ, ठीक कहा, अब हमें और छुपना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़े तूफान ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और दरख्त का तकरीबन सारा फल तबाह कर दिया। सेथ और एलिडा ने मायूसी से एक दूसरे को देखा और बचा हुआ फल जमा करने लगे, इस उम्मीद में कि शायद इसको बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। बचा हुआ फल बाजार ले जाते हुए सड़क के बीच एलिडा को एक प्यासी चिड़िया की आवाज सुनाई दी। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। रहमदिल होने की वजह से एलिडा फौरन उस चिड़िया की मदद को आई। प्यारी चिड़िया, क्या तुम्हें प्यास लगी है? लो ये फल खाओ, तुम बेहतर महसूस करोगी। मदद के बाद चिड़िया फौरन ठीक हो गई। उसने मुश्किल वक्त में मदद करने पर एलिडा का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मगर आप इतनी दोपहर में यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं प्यारी चिड़िया, ये एक लंबी कहानी है। एलिडा चिड़िया को अपने खानदान की दर्द भरी कहानी सुनाने लगी। चिड़िया सुनती रही और बज़ाहिर कहानी सुनकर उसे काफी दुख पहुंचा। हाँ? मेरे मोहसिन, तुम तर्स के काबिल हो, लेकिन परेशान मत हो, मैं इस मुश्किल से निकलने में तुम्हारी मदद करूंगी। क्या वाकई, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही? ये मेरा मैजिक जेम है, ये मैं तुम्हें 1 साल के लिए दूंगी। इस दरख्त के नीचे रखना, तुम्हें वहाँ कुछ स्पेशल नजर आएगा। मगर याद रखो, अगले साल इसी दिन मैं ये वापस ले लूंगी। मैं समझ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। एलिडा वापस घर आई और खुशी से सारी बात सेथ को बताई। अब दोनों ने ये फैसला किया कि वो मिलकर जोएल को दरख्त के नीचे दफन करेंगे। अगले ही सुबह उनके दरख्त पर बहुत से सुनहरी फल लगे हुए थे। दोनों ने उनको बेचकर बहुत से पैसे कमाए। हालांकि जब बर्फानी तूफान ने बहुत अरसे तक सबको नुकसान पहुंचाया और बहुत से लोगों को दिवालिया कर दिया, सेथ और एलिडा तब भी जोएल की वजह से बहुत अच्छा कारोबार करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो मार्था से ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में सबसे अमीर हो गए। जहां भी वो जाते, हर कोई उनको रश्क से देखता और झुककर उनको सलाम करता। यहाँ तक कि जब लैंडलेडी मार्था को भी कारोबार के लिए उनसे पैसे लेने पड़े तो एलिडा को बहुत फख्र महसूस हुआ। सेथ, तुमने देखा, मार्था भी अब हमसे मुकाबले की जुर्रत नहीं रख सकती। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी।
ओहो, छोड़ो मेरी बहन, उसने मुश्किल वक्त में हमारी मदद भी तो की थी। जाहिर है, मगर एलिडा उसको बेइज्जत करने के लिए पुरअज़म थी। ये सारा सोना तुम्हारा है, मगर ये तुम्हारी सलाहियत पे मुनहसिर है। मार्था को परेशान हालत में नदी से सोना जमा करते देखकर आलिदा को बहुत मजा आ रहा था। यही जिंदगी है, जब तक आपके पास पैसा है लोग हमेशा आपकी इज्जत करते हैं। एलिडा जल्द ही बहुत से लोगों को कर्ज देने लगी। अगर वो वक्त पर अपना कर्ज वापस ना कर सके तो उन्हें आलिदा का गुस्सा सहना होगा और हर चीज से हाथ धोना पड़ेगा। मार्था से लड़ाई के बावजूद लैंडलेडी की खुशामद और तोहफों की वजह से आलिदा बदल गई थी। यहाँ तक कि उसने कारोबार में भी मिसेस मार्था का साथ दिया। वो उनकी मीठी और लालची बातों में आकर लोगों को नुकसान पहुँचाने लगी। ये ठीक है मिस एलिडा, हमें इन लोगों से इनके घर छीन लेने चाहिए और इन्हें निकाल बाहर करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे। चलो ठीक है, ऐसा ही करो जैसा तुमने अभी कहा। एलिडा को गलती पे देखकर सेथ कैसे चुप रहता। भाई, आप यहाँ कब आए? एलिडा, तुम अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम पे भी मुश्किल वक्त आया था और अब तुम बेरहमी से इनको उसी रास्ते पे धकेल रही हो। क्या मतलब है आपका? माजी में हमने भी दुख भरी जिंदगी गुजारी, मगर किसी को हमारी परवाह न थी। अब सब इसीलिए हमारी इज्जत करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। हमें अपनी हुकूमत दिखाना होगी, कुछ समझे आप? मैं नहीं समझा और शायद समझना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें ये सब करने का कोई हक नहीं। मैं गलती पर हूँ, हमें यहाँ तक लाने में मेरी गलती है। अगर तुम खुश नहीं तो वापस उसी जिंदगी में जा सकते हो, मगर मैं कभी वापस नहीं जाना चाहती। अगले दिन सेथ को देखकर एलिडा को कुछ ना हुआ। वो बेरुखी से मुड़ी और वहां से चली गई। वक्त तेजी से गुजरा और चिड़िया के साथ वादे का वक्त पूरा होने लगा। एलिडा तन्हाई में सोच रही थी। वो चिड़िया को खजाना वापस नहीं करना चाहती थी। वक्त तेजी से गुजरता है। इस चूल की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, मगर मैंने इसे वापस कर दिया तो क्या हर चीज पहले की तरह हो जाएगी? नहीं, मैं इसे वापस नहीं कर सकती। उसने अच्छे से दरख्त के नीचे उस ज्वेल की हिफाजत का इंतजाम किया ताकि कोई चिड़िया उसे ले ना जाए। तुम लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा। कोई भी और कुछ भी इसके करीब ना आने पाए। जैसे आपका हुक्म। मुकर्ररा दिन पर चिड़िया अपने जैम लेने वापस दरख्त के पास आई, मगर सिपाहियों के पीछा करने पर वो चिड़िया गुस्से से उड़ गई। लेकिन कुछ ही देर बाद चिड़िया ने सारे झुंड को बुलाया और हर चीज को ऊपर नीचे कर दिया। एलिडा जानती थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकती। उसको एक आइडिया आया। अब क्या करूं? ये चिड़िया तो हर तरफ हैं। हाँ, एक आइडिया है। जल्दबाजी में एलिडा ने वो जेम निकाला और उसे निगल लिया ताकि चिड़िया उसे ले ना सके। जैसे ही उसने जेम निगला, उसकी खुशी की इंतहा ना रही। उसका पूरा जिस्म गोल्डन हो गया था। जिस चीज को भी वो हाथ लगाती वो चीज सोने की बन जाती। ये सब देखकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वो उड़कर वापस चली गई। तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी लालची औरत। कीमत चुकाना होगी? मैं हर चीज को सोने में बदल सकती हूँ। क्या कीमत है जो मुझे देना होगी? मगर जैसा कि चिड़िया ने कहा था, उसकी खुशी ज्यादा देर ना रह सकी। इसके बाद एलिदा के साथ जो हुआ वो उसे कभी भुला ना पाई। वो जिस खाने को भी हाथ लगाती वो सोना बन जाता, जिसकी वजह से उसका खाना पीना मुश्किल हो गया। अगर वो जानवरों को हाथ लगाती तो वो भी सोने के बन जाते। मगर इतना सोना चांदी होने के बावजूद और इसकी तवक्का के बिल्कुल मुख्तलिफ लोग इससे दूर होते गए। मैंने सुना है एलिडा जिस चीज को हाथ लगाए वो सोना बन जाती है। हाँ, ये सच है। उसके करीब मत जाना, तुम भी सोना बन जाओगी। इससे भी बुरा ये हुआ कि क्रिसमस के दिन एलिडा बहुत बीमार पड़ गई, मगर उसका ख्याल रखने वाला कोई ना था। कोई है जो मेरी मदद करे। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी मदद? तुम्हारे ख्वाबों में कोई तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। वहीं पड़ी रहो और अपनी मौत का इंतजार करो। माफ कीजिएगा मालकिन, हम भी नहीं रुक सकते। मेरे घर वाले मेरे मुंतजिर हैं। मार्था, तुम क्या हुआ? अब तुम बस एक मरता हुआ इंसान हो, मुझसे बात करने के लायक नहीं। चलो चले।
भूख से निढाल, उदास और इतने बड़े कमरे में तन्हा एलिडा ने पुराने क्रिसमस कार्ड को देखा जो बहुत पहले उसके भाई ने उसे दिया था। उसे याद आया कि मुश्किलात के बावजूद वो दोनों एक साथ कितने खुश थे। वो अपने भाई से मिलना चाहती थी। वो अपनी सारी दौलत देने को तैयार थी। मुझे सेथ से मिलने जाना होगा। इस सोच के आते ही एलिडा बिस्तर से निकली और सेथ को ढूंढने निकली। बहुत सी मुश्किलात के बाद वो अपने पुराने घर पहुंच ही गई। एलिडा को अपना भाई एक पुराने से घर में मिला, मगर घर में सब लोग खुश थे। सब क्रिसमस मनाने में इकट्ठे थे। पता चला कि गुर्बत के बावजूद अपने अच्छे इखलाक की वजह से हर कोई सेथ से प्यार करता था। मेरे बरक्स इतना सोना होने के बावजूद कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता। वो जल्दी से घर में दाखिल हुई, लेकिन उसके पुराने रवैयों की वजह से गांव वालों ने इसको देखते ही भागना चाहा। एलिडा, तुमने हमारी जमीनें चुराई थी, तुम्हारी हिम्मत कैसी वापस आने की? हाँ, ठीक कहा इसने, चली जाओ यहाँ से फौरन इसी वक्त। एलिडा को बहुत पछतावा महसूस हुआ। वो नहीं जानती थी अब क्या करे। घुटनों के बल गिरकर उसने उन सब से माफी मांगी। खुदारा, आप सब मेरी माफी कबूल कीजिए हर चीज के लिए, और आज के बाद मैं कभी वैसा करने की जुर्रत भी नहीं करूंगी। सेथ, मुझे माफ कर दो। सेथ जानता था कि उसकी बहन अब पछता रही थी। वो उसके साथ जमीन पर बैठ गया और सबसे इल्तिजा की कि वो उसे माफ कर दें। प्लीज इसे माफ कर दें, ये अभी छोटी है। मैं वादा करता हूँ ये बदल जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है, अगर तुम कह रहे तो ऐसा ही होगा। सेथ भी बहुत खुश था कि उसकी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो बदलना चाहती थी। नहीं सेथ, यहाँ मत आना, नहीं तो तुम सोने के बन जाओगे। मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ अहम नहीं कि मैं तुम्हें बड़ा होता देखूं और तुम अपनी गलतियों को ठीक करो। पलक झपकते ही सबको हैरान छोड़कर सेथ सोने का बन गया। एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट अभी भी उसके चेहरे पर थी। छोटी चिड़िया, वापस आ जाओ। मैं गलत थी, सब मेरा कसूर है। खुदारा, मेरे भाई को बचा लो, उसे वापस पहले जैसा कर दो। फौरन ही चिड़िया अंदर दाखिल हुई और एक परी बन गई। सब हैरान रह गए। एलिडा, ये तुम्हारे लिए एक सबक है। कभी भी लालची मत होना, और सबसे अहम तुम्हारी शख्सियत है, जिस्म के बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं। जी हाँ, मैं आपका कहा मानूंगी। प्लीज मेरे भाई को बचा लें। ठीक है, तुमने तौबा कर ली है, मैं एक बार फिर तुम्हारी मदद करूंगी। फेरी ने अपना हाथ हिलाया, जादुई रोशनी उभरी। वो फौरन इंसान बन गई और जेम भी आहिस्ता आहिस्ता वापस फेरी के पास आ गया। सेथ और एलिडा ने खुशी खुशी एक दूसरे को देखा। सेथ, शुक्र है तुम ठीक हो। मैं यही हूँ, सब ठीक है एलिडा। तब से एलिडा और सेथ अपने बाग का ख्याल रखते और गांव वालों के भी दरख्त लगाने में मदद करते। गोके दरख्त के पास अब जैम नहीं था, फिर भी उन दोनों के ख्याल रखने से वो खूबसूरत जर्द फल उगाता और यूं इसके बाद से उसे जर्द नारंगी दरख्त कहा जाने लगा। एक बहुत ही अमीर सल्तनत में दो लड़कियां बिल्कुल एक ही वक्त में पैदा हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। एक लड़की शाही खानदान में पैदा हुई, वो थी शहजादी बेट्रिक्स, और दूसरी एक गरीब किसान के घर में हुई, वो थी लूसिया। बेट्रिक्स शाही खानदान में रहती थी और अच्छे अच्छे खाने खाती थी। हाँ, और उसका इतना ज्यादा बचा हुआ खाना भी फेंक देते थे। जबकि लूसिया एक झोंपड़ी में रहती थी। उसे अपने बाबा के साथ जाकर खाने के लिए कोई ना कोई चीज मांगनी पड़ती थी, और उसके कपड़े भी बहुत पुराने और फटे होते थे। वक्त गुजरता गया और वो बड़ी हो गई। अजीब बात ये है कि इनकी शक्लें आपस में बहुत मिलती थी। उनका आपस में कोई ताल्लुक भी नहीं था और ना ही एक जगह पर रहती थी। शहजादी बेट्रिक्स को महल को छोड़कर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो घर में ही बैठकर किताबें पढ़ा करती थी और अपना दिल लगाया करती थी। अरे, मैं बाहर जाना चाहती हूँ और अपने मुल्क के बारे में कुछ सीखना चाहती हूँ और लोगों के बारे में भी। शायद वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। लूसिया की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा गरीब और बुरे वक्तों की मारी थी, जिसकी वजह से वो बहुत उकताई हुई रहती थी। अरे, मैं इतने गरीब खानदान में क्यों पैदा हो गई? मैं किसी महल में क्यों नहीं पैदा हो गई? एक दिन जब लूसिया इधर उधर घूम रही थी, वो बहुत हैरान हुई जब ने उस शाही महल को देखा तो। अरे, देखो जरा इस महल को, ये कितना प्यारा है।
अगर मुझे इस महल में कोई एक दिन रहने दे तो मैं खुशी से पागल हो जाऊं। सिपाहियों ने देखा कि एक लड़की जो गंदे कपड़ों में खड़ी है, वो आए और उसे हटा दिया। ओ, ये तुम गरीब लोगों के देखने वाली जगह नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ, दफा हो जाओ। रुको जरा, तुम ये क्या कर रहे हो? मलका आलिया, ये लड़की महल की हदूद पार करने की कोशिश कर रही है। हाँ? ओ नहीं, ये क्या? तुम तो बहुत ज्यादा एक जैसी लगती हो। परेशान मत होना, मैं शहजादी पैट्रिक्स हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम लूसिया है और मैं यहाँ पहली दफा आई हूँ। मैं सिर्फ महल देखना चाहती थी और इसने मुझे पकड़ लिया। जब उसने ये गौर किया कि इस गरीब लड़की की शक्ल तो उससे मिलती है, तो बेट्रिक्स लूसिया से बात करने के लिए उसे महल के अंदर ले गई। उसने लूसिया को बहुत ज्यादा मजेदार खाना खाने के लिए दिया। अरे शुक्रिया शहजादी, इसका तो यकीन ही नहीं आ रहा मैं इतने प्यारे महल में रह सकूंगी। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे कई दिनों से एक अच्छा दोस्त नहीं मिला। शहजादी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मेरा दिल करता है कि कोई मुझे एक दिन के लिए यहाँ रहने दे। और मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, घूमूं फिरूं और लोगों को देखूं कि वो क्या करते हैं। अरे मेरे पास एक तरकीब है। अरे हम दोनों की शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी है। क्या कहती हो कि अगर हम अपने किरदार बदल लें? तुम शहजादी बनकर रहना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। देखो, इस तरह से हम दोनों की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं मलका आलिया। और फिर उन दोनों ने आपस में अपने कपड़े बदल लिए। शहजादी बेट्रिक्स ने अपने कपड़े बदल लिए और दूसरी ने भी। वो अपने आप को शीशे में देखकर हैरान थी। लूसिया मेरी दोस्त, चीजों का ख्याल रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, प्लीज। शहजादी बेट्रिक्स ने अपना सारा सामान छोड़ा वहीं पर और वो महल से बाहर चली गई। सिपाहियों ने उसको पहचाना ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये वही गरीब लड़की है जो अभी थोड़ी देर पहले अंदर गई थी, तो इसलिए उन्होंने उसे छेड़ा। बेट्रिक्स बहुत नाराज हुई जब उसके साथ ये हरकत हुई। रुको जरा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे सलूक करते हैं किसी लड़की के साथ? अरे तुम एक लड़की हो, कोई शहजादी नहीं हो। जो तुम ऐसे करोगे इन्हें पता चल जाएगा। बेट्रिक्स वहाँ से चली गई। ये पहली दफा था जब उसने लोगों की हालत का अंदाजा लगाया कि लोगों के पास खाने के लिए और रहने के लिए जगह ही नहीं है। अरे अभी भी बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं इस मुल्क में। ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। लोगों के पास तो खाने के लिए खाना नहीं है और एक हम हैं जो बहुत ज्यादा खाना जाया कर देते हैं। बेट्रिक्स को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उसने अपने सारे पैसे दे दिए जो वो साथ लेकर आई थी। थोड़ी देर बाद ही लूसिया के बाबा उसके सामने आ गए और उन्हें लगा कि ये उनकी बेटी है। लूसिया, तुम घर पर हो, मेरे पास आज पैसे हैं, मैं तुम्हें बहुत मजे का खाना खिलाऊंगा। हाँ, क्या तुम ठीक हो? ठीक हो ना बेटा? कोई बात नहीं अगर नहीं मिले तो। और दूसरी तरफ महल के अंदर लूसिया बहुत ही अच्छा दिन गुजार रही थी। महल के अंदर उसे मजे मजे के खाने खिलाए गए, खूबसूरत लिबास दिए गए पहनने के लिए और हर रोज नया दिन। आहिस्ता आहिस्ता लूसिया बहुत ही तेज हो गई। वो चालाक और बुरी हो गई। मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा इस महल में रहूं एक शहजादी बनके, मगर मेरे पास वो रॉयल एम्बलम नहीं है। वो अभी भी बेट्रिक्स के पास है। मुझे अब क्या करना चाहिए? लूसिया को एक तरकीब आई। उसने एक चोर को बुलाया ये काम करने के लिए। जाओ और जाकर बिल्कुल मेरे जैसी दिखने वाली लड़की को पकड़ो और उस पर चोरी का इल्जाम लगाओ। जाओ, जाकर वो एम्बलम लेकर आओ, तुम्हें इस चीज का इनाम दिया जाएगा। चोर मान गई। फिर वो चोर बेट्रिक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बेट्रिक्स उसे गलियों में नजर आ गई। सही वक्त देखकर वो उसमें टकराई और उसे गिरने का बहाना करने लगी। चोरी से उसने वो ताज उसकी जेब में डाल दिया ताकि वो उस पर इल्जाम लगा सके। सब लोग इधर आओ, मुझे लगता है कि इसकी जेब में खजाने की कोई चीज है। यही वो चोर है। सिपाहियों, सिपाहियों जल्दी आओ। तुमने मुझे फंसाया। हाँ? मुझे ये बताओ, क्या ये वही ताज है जो शाही खानदान का है? ये तो शहजादी का ताज है,
तुमने इसे चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? चलो बादशाह के पास, वो ही फैसला करेंगे क्या करना है। रुको, मेरे पास एक चीज है मेरी शनाख्त करवाने के लिए। अरे वो कहाँ चला गया? यही तो था, कहाँ चला गया? सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया और उसको महल की तरफ लेकर जाने लगे बगैर किसी तफसील के। चोर के बारे में क्या बताएं, वो एम्बलम लेकर लूसिया के पास चला गया। जब उसे वो मिल गया तो उसका असली चेहरा सामने आया। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा तोहफा दूंगी। सिपाहियों, इसे जेल में डाल दो। आज के बाद सिर्फ मैं इस महल की रानी बनूंगी। कैद में जहाँ शहजादी बीट्रिक्स साइड पर बैठी थी, दरवाजा एकदम से खुलता है और चोर अंदर आती है एक सिपाही के साथ, और वो सिपाही उसे मारने लगता है। चुप करो, तुम उसकी तरह नहीं बन सकती। बीट्रिक्स आगे होती है सिपाही को रोकने के लिए, और उसके हाथ पर भी उसकी छड़ी लगती है और वो चला जाता है। चोर बीट्रिक्स का शुक्रिया अदा करती है और एकदम से अपना एम्बलम निकालकर उसको दे देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। मुझे माफ कीजिएगा बीट्रिक्स, ये आपका एम्बलम है, मैंने उसको नकली एम्बलम दे दिया था। वो चोर जब महल की तरफ वापस जा रही थी तो उसे तभी शक हो गया था। अरे मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये मुझे कुछ नहीं कहेगी? मुझे अपनी तरफ से यकीन पक्का करना होगा। फिर उसने एक नकली एम्बलम बनाया और उसे उसके पास ले गई। हाँ जी, तो ये सब हुआ था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे एक मौका देने का और अपनी शनाख्त बताने का। एक दिन जब बादशाह और शहजादी दोनों बैठे मजमा लगाकर अदालतों का फैसला कर रहे थे, बीट्रिक्स सामने आई तो सब हैरान रह गए। ये क्या बात हुई? ये कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी और इस कैदी की शक्ल एक जैसी है? ये कितना अजीब है। बाबा, हमेशा वैसे नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। मैं आपकी असली बेटी हूँ और वो कोई और है। ये एक नकली शहजादी है जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है। इसका नाम लूसिया है। देखिए, मेरे पास शाही एम्बलम भी है। पापा, ये आपको बेवकूफ बना रही है। देखिए, मेरे पास भी एम्बलम है। जो एम्बलम शहजादी के हाथ में है वो गलत है और नकली है, जो कि कैदी के हाथ में है वो असली है। हाँ? ये कैसे हो सकता है? पापा, इसने मेरा असली एम्बलम चुरा लिया था, इसीलिए इसके पास असली है। दोनों लड़कियां आपस में काफी वक्त के लिए लड़ती रहीं। दोनों खुद को असली साबित करने पर तुली थीं। बादशाह को समझ नहीं आ रही थी कि वो करे क्या। अरे ये क्या हो रहा है? कौन सी असली है और कौन सी नकली? बाबा, मेरे पास एक आइडिया है। मैं चाहती हूँ कि लूसिया के बाबा इधर आएं और बताएं कि कौन असली है और कौन नकली। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मेरे बाबा हैं और ये ही बताएंगे कि मैं असली हूँ। मैं इसका फैसला करूँगा। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग धोखा दे सकती हो? आने दो उसे। थोड़ी देर बाद ही लूसिया के बाप को महल में लाया गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन बीट्रिक्स है और कौन लूसिया तुम्हारी बेटी? मेरे आका, मेरी बेटी की टांग पर चोट का निशान है जब वो छोटी थी। एक हादसा हुआ था जब वो छोटी होती थी, मेरे साथ खाना लेने के लिए जाती थी। ये बहुत अजीब लगा मुझे बताकर कि हम बहुत गरीब थे, हम खुश भी नहीं थे। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि बीट्रिक्स के कोई भी इस तरह की चोट का निशान नहीं है। चलो अब टांग दिखाओ। जब इस बात पर अमल किया गया तो पता लगा कि बीट्रिक्स की टांग पर नहीं है और लूसिया की टांग पर वो चोट का निशान है। और इसी बात पर लूसिया के मुंह से कोई भी बात न निकली। मुझे माफ कर दीजिए बादशाह सलामत। मुझे लगा था कि मैं शहजादी बनके इस महल में रह लूंगी और मैं बहुत ज्यादा लालची हो गई थी। मुझसे काबू नहीं हुआ। मुझ में लालच आ गया था शहजादी बनने का। सिपाहियों, लूसिया को जेल में डाल दो। नहीं, रुक जाइए बाबा, इसे ये सजा मत दीजिए। ये सिर्फ अपने बुरे हालातों की वजह से ये सब करने पे मजबूर हुई। इसको माफ कर दीजिए बाबा, ये बहुत गरीब है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे आका, आप तो बहुत ही दयालु हैं। बीट्रिक्स दोबारा अपनी जगह पर आ गई। उसने लूसिया और उसके बाप को कुछ पैसे भी दिए ताकि उनकी गरीबी खत्म हो जाए, और फिर वो दोनों घर वापस आ गए। लोग इस बात का सोचकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि उनके साथ एक शहजादी रहती रही पूरे गांव में और इधर उधर घूमती रही।
इसीलिए तो बेट्रिक्स को गरीबी का अंदाजा हुआ और अपने बाबा को कहा कि सही फैसले करें। सल्तनत और फलने फूलने और खुशहाल होने लगी। और फिर ऐसा हुआ कि उसके ताज की तरक्की हो गई और वो एक मलका बन गई और सारे हंसी खुशी रहने लगे। Wow, fairy tales.